Good morning, student. Now our new topic is solubility of gas and liquid. हम पहले ही पढ़ चुके हैं solubility of solid and liquid, solubility of liquid and liquid. उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई solubility एक्चुअली डिपेंड किस पे करती है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलिड पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड करती है. सॉलिबिलिटी इन तीन कंपोनेंट्स पे स्पेशली डिपेंड करती है. चाहे वो सॉलिड एंड लिक्विड हो, चाहे वो लिक्विड एंड लिक्विड हो, चाहे वो गैस एंड लिक्विड हो, हमारे पास ये तीन स्पेशल फैक्टर हैं जिनको डिपेंड करते हैं, जिसमें से हम ये दो फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ टेम्परेचर, इन दो बातों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट सेशन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर किस तरह डिपेंड करती है लिक्विड एंड लिक्विड में भी और सॉलिड एंड लिक्विड में भी और साथ में गैस एंड लिक्विड में भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं. सिर्फ इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमारे पास रह गया था जिसे हमने सॉलिड इन लिक्विड में स्टडी कर लिया था कि सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड देयर इज नो इफेक्ट. ये मैं बताया था कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल. क्योंकि सॉलिड और लिक्विड कैसे होते हैं, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं. हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. यानी सिर्फ बचता क्या है, यानी प्रेशर का इफेक्ट जो बचता है केवल गैस एंड लिक्विड में बचता है. कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉलिबिलिटी. अगर आप गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं लिक्विड में तो क्या फर्क पड़ेगा. तो आइए स्टडी करते हैं. तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ मैंने यहाँ पे. पिक्चर ए बनाई हुई है और ये पिक्चर बी है. दो पिक्चर है ए और बी. इन पिक्चर ए और बी में आप देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट लिक्विड है और ऊपर गैस के पार्टिकल्स हैं. नीचे वाला पार्ट लिक्विड है, ऊपर गैस के पार्टिकल्स हैं. तो ऊपर हमने थोड़ा प्रेशर कम लगाया हुआ है और इस प्रेशर पे अगर हम चेक करें तो गैस थोड़ा ऊपर है. लेकिन जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो चूंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं दे आर कम क्लोजर टू दी मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड. जब लिक्विड के कम क्लोजर आएंगे तो उसमें डिजोल्विंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा डिजोल्व हो जाएगा. इसको सिंपली हेनरी लॉ ने एक्सप्लेन किया. बस ज़्यादा हमें इसमें कंक्लूजन में नहीं जाना है कि भाई कैसे कैसे कैसे. ये सिंपल हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर देंगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, कंप्रेस होंगे तो लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे, देन सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीजेस. तो उन्होंने इसके ऊपर और दैट शुड बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. चाहे ये कंडीशन है चाहे ये कंडीशन है, हम सब जब भी एक चेक करते हैं किसी भी इफेक्ट को चेक करते हैं हमेशा इक्विलिब्रियम पर ही चेक करते हैं. तो हेनरी ने क्या बताया, हेनरी ने कहा द मास ऑफ द गैस, कोई भी किसी भी गैस का जो मास है 10 ग्राम 5 ग्राम 20 ग्राम जो इसका मास है, द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में जितना भी डिसॉल्व हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड प्रेशर. जितना भी प्रेशर आप अप्लाइड कर रहे हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी उतनी ही गैस डिसॉल्व होगी जितना आप प्रेशर उस पर अप्लाई करेंगे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर सकते. तो इसके ऊपर कहा गया कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. और जब हम ये लगाते हैं दिस के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा गया. इन्हीं हमारे हेनरी ने जो कंसेप्ट दिया कि भाई जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है लिक्विड में बढ़ती जाएगी. इन्हीं के साथ में काम करने वाले हमारे डाल्टन थे. तो इनके जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें भी एक आइडिया मिला कि भाई उन्होंने सोचा भाई ये जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये प्रेशर तो होल है. तो पार्शियल छोटे छोटे फ्रैक्शंस में अगर हम कंपेयर करें कि पार्शियल प्रेशर छोटा प्रेशर है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. पार्शियल प्रेशर ऑन पार्शियल सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर और पार्शियल सॉल्यूशन. तो उन्होंने कहा कि पूरे होल का मास, क्योंकि मास को हम जनरली हम काउंट नहीं करते हैं, हम अमाउंट काउंट करते हैं. अमाउंट जनरली मोलरिटी और मोल से कंसेप्ट होता है. तो उन्होंने डाल्टन ने सिंपली इस हेनरी लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया. कंसेप्ट ही नहीं कर लिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सॉल्युबिलिटी, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. कंसेप्ट नहीं कर लिया. लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेशर को पार्शियल प्रेशर में ले लिया और सॉल्युबिलिटी को मास में ले लिया. क्योंकि सॉल्युबिलिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सॉल्युबिलिटी इज मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन. क्योंकि फ्रैक्शन में कितना पार्ट उसका डिसॉल्व हो रहा है. तो डाल्टन ने क्या कहा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी पार्शियल में मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस
is proportional to the partial pressure of the gas at equilibrium to the solubility at the fixed temperature। यानी जो भी सॉलिबिलिटी हो रही है यहाँ पे एक एट ऑन इक्विलिब्रियम कर दीजिए, टू सॉलिबिलिटी की जरूरत नहीं है, ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन एट द फिक्स टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है फिर हमें कुछ और चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे सॉलिबिलिटी में। तो इसीलिए पर्टिकुलर टेम्परेचर भी हम चेक करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन एंड P इज इक्वल टू KH। KH को क्या कहा गया, KH का आ गया हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। आप बुक्स में जब देखते हैं, बुक्स में आपको लिखा होता है X मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये लिखा होता है। फिर वहां पे X इज इक्वल टू लिखा होता है K डैश प्रेशर। फिर यहाँ पे क्या हो, K को हम क्या करते हैं, K को हम KH मान लेते हैं कि भाई KH है ये, और KH का मतलब क्या है, KH का मतलब 1/K है। KH का मतलब क्या है, 1/K, यानी अगर मैं इसे 1/K रखूं तो KX हो जाएगा इक्वल टू P। तो उसने कहा यही बात है, ये जो बात कही है ना, यही बात है। लेकिन इतना हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना मुझे अंडरस्टूड करने की जरूरत नहीं है, इतना मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट जो है वो नॉर्मली इस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है ना, हमें सीधा टॉपिक पे आए कि भाई हमारा क्या है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट ऑन इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एट फिक्स टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही होगा। इसके ऊपर ग्राफिकल कंडीशन भी आई कि भाई अगर हम ग्राफ खींचें, पार्शियल प्रेशर आप देखो, अगर प्रेशर में और हम मोल फ्रैक्शन में जब ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन मीन्स सॉलिबिलिटी। अब यहाँ पर बात आती है व्हाट इज द KH। ये KH क्या है, KH इज हेनरी कांस्टेंट। KH यहाँ पर क्या है, KH इज हेनरी कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट या हेनरी कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज limitations of Henry's law। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है, ज्यादा इसमें हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हेनरी लॉ की मेन 3 लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, पहली लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन, टेम्परेचर शुड नॉट हाई और टू लो, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। हेनरी लॉ की लिमिटेशन है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होना चाहिए और बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, तब ये होगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो गैस सॉल्युबल नहीं होगी, और टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो वो हमारी इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेगा। टेम्परेचर कम होगा तो भी गैस जो है हमारा, तो भी हमारा जो लिक्विड है वो फ्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें टेम्परेचर को बहुत कम भी नहीं करना है और हमें टेम्परेचर को ज्यादा भी नहीं करना है। नंबर 2, प्रेशर शुड बी लो। प्रेशर अगर आप हाई कर देंगे तो सारी गैस मिक्स हो जाएगी, ठीक है ना, और अगर मिक्स नहीं हुई तो भी हम चेक नहीं कर सकते, एक्यूरेसी लेवल नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर एक्यूरेट लेवल आएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास मतलब अगर गैस मिक्स हो गई तो हम सॉल्युबिलिटी किसकी चेक करेंगे। तो प्रेशर जो है हमारे पास, प्रेशर भी क्या होना चाहिए हमारे पास, प्रेशर भी लो होना चाहिए, ज्यादा हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट जो हमारे पास है, जो हम स्टडी करते हैं हेनरी लॉ की लिमिटेशन में, कि जब हम गैस को उसमें हम स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका मतलब गैस जो है वो पार्शियली सॉल्युबल है। अगर पूरी सॉल्युबल हो जाती तो स्टडी करने की जरूरत नहीं थी, अगर बिल्कुल सॉल्युबल ना होती तो स्टडी करने की जरूरत नहीं। पार्शियली सॉल्युबल है, इसका मतलब गैस शुड बी पार्शियली सॉल्युबल और partial soluble in the liquid।
क्योंकि अगर आप प्रेशर भी लगा रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा भी लगा रहे हैं, है ना, अगर गैस सॉल्युबल ही नहीं है तो क्या फायदा है। अगर गैस पूरी मिक्स हो गई है तो फिर आप किस लेवल पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एक्सट्रीम लेवल पे तो मतलब 100% मिक्स हो गई, क्या प्रेशर स्टडी करना है। एंड फोर्थ पॉइंट, गैस शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट ड्यूरिंग द मिक्सिंग। अगर हम मिक्स करेंगे तो गैस पार्टिकल्स आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, सॉरी गैस पार्टिकल टूटने नहीं चाहिए, डिसोसिएट नहीं होने चाहिए, एसोसिएट नहीं होने चाहिए। ये 4 इसकी लिमिटेशंस हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, टेम्परेचर बहुत कम ना हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो जाएगा तो सारी गैस डिजोल्व हो जाएगी, डिजोल्व होने वाली होगी, और नहीं होने वाली होगी तो कोई फायदा ही नहीं है उसका, ठीक है ना। और गैस जो है पार्शली सॉल्युबल होनी चाहिए, गैस पार्शली सॉल्युबल होनी चाहिए। अगर पूरी सॉल्युबल होगी तो क्या मतलब बैठ गया, अगर पूरी मिक्स हो गई तो क्या मतलब बैठ गया। और अगर गैस जब आप डिजोल्व कर रहे हैं, गैस को स्टडी कर रहे हैं, गैस कितनी उसके अंदर मिक्स होने वाली है तो वो टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो डिसोसिएट हो गई, यानी अगर रिएक्शन कर गई, डिसोसिएट एसोसिएट का मतलब क्या है, रिएक्शन कर गई, मीन्स रिएक्शन कर गई तो इसका मतलब नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, और नया मॉलिक्यूल बन जाएगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हैंडली लॉ। क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर जब आपने वो गैस को प्रेशराइज किया, वो रिएक्शन कर गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको स्टडी करना बेकार है हमारा। अब हम आते हैं एप्लीकेशन, हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द हैंडली लॉ। इसके बाद इसमें हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है, वो भी हम पढ़ेंगे, जो हम पीएच से रिलेटेड थे, जो हम थोड़ा सा भूल गए थे। तो एप्लीकेशन ऑफ हैंडली लॉ की एप्लीकेशन क्या है। हैंडली लॉ सीधी सी बात ही कहता है भैया, प्रेशर अगर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी, हैंडली लॉ मतलब जो डाल्टन के बाद मॉडिफाइड लॉ में प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड इंक्रीज हो जाएगी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसमें नंबर 1 हम यूज करते हैं कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर इन द बेवरेज। पीने के लिए जो पीते हैं हम, सोडा वाटर पीते हैं, जो आप पेप्सी, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, इन सब में क्या होता है, इन सब में हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिलअप करते हैं इन फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, अंडर हाई प्रेशर इनको करते हैं। जैसे हम गैस का ढक्कन खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या होता है, की आवाज आती है, ढक्कन निकल जाता है, हम गैस बाहर निकलती है। वो गैस की आवाज जो निकलती है, इसका मतलब अंडर हाई प्रेशर पर हमने इसको उसमें डिजोल्व किया था एज ए प्रिजर्वेटिव, ताकि एयर गैप ना आए, और जैसे हम उसको रिलीज करते हैं तो गैस जो है बाहर निकल जाती है। तो दैट इज कार्बोनेटेड वाटर इन द बेवरेज। पीने के लिए हम यूज करते हैं कार्बोनेटेड वाटर, यानी सॉफ्ट ड्रिंक में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2, यूजिंग द मिक्सचर ऑफ gases by scuba diver। स्कूबा डाइवर्स मतलब क्या है, तैराक, जो तैरने वाले होते हैं, जो डीप सी वाटर, डीप सी। अब जो समुद्र में जाते हैं, जो तैरते हैं समुद्र में, जो अंदर जाते हैं, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग स्पीशीज को देखने के लिए जाते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज के एनिमल्स हैं, कौन कौन सी इसमें ब्रांचेज हैं, तो देखने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो गैस सिलेंडर होते हैं, जो गैस फिल करते हैं, गैस सिलेंडर, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन पहले क्या कहते हैं, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो जब ऊपर होते हैं, जब वो सरफेस पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना, जब सरफेस पे होते हैं यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो अंदर जाता है, डीप सी में जाते हैं, डीप सी में, अंदर डीप सी, जब डीप सी में जाएंगे, और जो डीप सी है, डीप सी में एंड डीप सी हाई प्रेशर, जब डीप सी है वहां पर क्या होगा, बहुत हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर में क्या होती है, ये जो गैस होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो स्पेशली किस लिए, फॉर ब्रीदिंग, तो नाइट्रोजन का क्या रोल है ना, ऑक्सीजन तो ब्रीदिंग के लिए, नाइट्रोजन का रोल है, नाइट्रोजन का रोल है कि नाइट्रोजन जो है इसका एक कंपोजिशन मिक्सचर बना के भेजते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन केवल ऑक्सीजन भेजेंगे तो इसका कंपोजिशन मिक्सचर नहीं बना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपोजिशन मिक्सचर बना के भेजते हैं ताकि वो अच्छे से गैस उसके अंदर हमारी हाई प्रेशर में गैस डिजोल्व हो जाए। अब गैस जब हाई प्रेशर में डिजोल्व होती है, तो गैस हाई प्रेशर में डिजोल्व होती है
हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको चलाने के लिए हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर बना के दिया जाता है कि केवल ऑक्सीजन के साथ एक और गैस का मिक्सचर बना के दीजिए ताकि हमारा अच्छे से प्रेशर रहे। नाइट्रोजन क्योंकि ज़्यादा हार्म नहीं करती, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। तो जब ये गैसों का मिक्सचर अंदर हाई प्रेशर बिल्डअप होता है डीप सी में, जब अंदर हाई प्रेशर बिल्ड हुआ तो ये हमारी जो बॉडी नर्व्स हैं जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जिन्हें गैस चाहिए, वो हमारी बॉडी के अंदर मिक्स हो जाएगी, हमारी बॉडी के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इन गैस की सॉल्बिलिटी हमारी ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में, हमारे लिक्विड में मिल जाएगी और हम सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब दोबारा यहाँ से वापस आ रहे हैं, जब दोबारा वापस आते हैं तो ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक हो रहा है, इसका मतलब। लेकिन नाइट्रोजन जब बाहर आएंगे तो नाइट्रोजन की तो जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन जब गैस बाहर निकलेगी, हमें तो प्रेशर, हमें तो फ्रैक्शन लेना था, मोल फ्रैक्शन, इसीलिए कहा ना सॉल्युबिलिटी। तो जब नाइट्रोजन जब बाहर आएगी तो वो एक बबलिंग बनाएगी, एकदम प्रेशर रिलीज होगा। ऑक्सीजन तो क्या, ऑक्सीजन गैस का तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन जब बाहर आएगी तो एकदम बबलिंग होगी, और बबलिंग होने से क्या होगा, यानी हाई प्रेशर से सीधा ही लो प्रेशर में आ गई। जैसे ही आपने बोतल का ढक्कन खोला था कोल्ड ड्रिंक का, तो गैस तो निकली थी, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच करना था उसका प्रेशर। ऐसे ही जब उस प्रेशर में जब वो जाएगी, जब मैच होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में बबल्स के रूप में गैस बाहर निकली, बबल्स के रूप में तो गैस एकदम से निकली, तो बबल्स के रूप में कहाँ से मिली, हमारे नर्व से मिली। तो ऐसे केसेस में हमारी जो नर्व सेल है उनके ब्रस्ट होने का जो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ सकता है, यानी हमारी नर्व सेल जो है ब्रस्ट हो सकती है। इस केस में नर्व सेल ब्रस्ट हो सकती है। तो इसलिए आज की डेट में जब वो स्कूबा डाइवर जाते हैं तो सिर्फ इसको नहीं लेके आते, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, इसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, 56% के आसपास इसकी होती है। तो इनके मिक्सचर को लेके आते हैं, तो इनके मिक्सचर को लेके आते हैं। अब गैस की सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी। अब जैसे जैसे अब हीलिंग होती है, नॉन रिएक्टिव गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस। तो अब जब स्कूबा डाइवर नीचे से ऊपर आएगा, जब नीचे से ऊपर आएगा तो ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म करेगी, नाइट्रोजन गैस ने कंपोनेंट कम कर दिया, और हीलियम, नाइट्रोजन को लिया क्यों है, नहीं तो है नाइट्रोजन इसलिए लिया ना, ऑक्सीजन गैस डायरेक्टली स्टोर करना इतना आसान नहीं होता, इसको किसी कंपोजिशन में स्टोर करके रखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्सचर मार के भेजते हैं। तो जो नाइट्रोजन गैस है अब वो कम रहेगी, अब वो कम आ गई तो इसका प्रेशर इतना नहीं होगा जितना, क्योंकि और हीलियम भी इसके प्रेशर को कम करेगा, हीलियम भी क्या करेगा, इसके प्रेशर को कम करेगा। तो अब जब स्कूबा डाइवर नीचे से धीरे धीरे ऊपर आएगा, तब उसके बाद तेजी से जब वो ऊपर आएगा तो ये गैस उस स्पीड से नहीं निकलेगी जिस स्पीड से इसके इसमें निकल रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो बबलिंग मारेगी, यहाँ बबलिंग नहीं बनेगी, और बबलिंग नहीं बनेगी या बहुत कम बनेगी, तो इससे स्कूबा डाइवर की नर्व सेल को, कैपिलरीज को फटने का खतरा, ब्रस्ट होने का जो डेंजर सिचुएशन है वो कम हो जाएगी। इसीलिए स्कूबा डाइवर अब मिक्सचर हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसका हमारा हाई प्रेशर, जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाए तो गैस जो है वो इजीली रिलीज हो जाए, हमारी नर्व सेल को नुकसान ना पहुंचाए। दैट इज द मेन इशू। वी विल टेक द मिक्सचर ऑफ द gases during the research in the deep sea water by the scuba divers. Now at high altitude पे हम सब बहुत साल पहले से पढ़ चुके हैं, पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होती है। तो जब ऑक्सीजन कम है तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर कराना है, ऑक्सीजन लेना है, ब्रीदिंग लेना है। तो इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर जाते हैं। तो ये थर्ड एप्लीकेशन है हेनरी लॉ। अभी हमने ये पढ़ा है कि KH जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिडिटी है। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, कई बार मैंने बोर्ड में इस क्वेश्चन को देखा है। ये क्वेश्चन क्या था कि वाई aquatic species are more comfortable in deep sea water. जो एक्वेटिक स्पेशीज हैं वो समुद्र के अंदर जो है ज्यादा जो है क्या नाम कंफर्टेबली रह पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है भाई?
ये सीधी सीधी बात जा रहा है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि ये आपका समुद्र का लेवल है, सी लेवल है, ये सी है, सी ये सरफेस है, ये डीप सी है, मान लिया। अब आप बताइए कि कहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर यहाँ पे लो टेम्परेचर हो और यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर। सरफेस पे तो हाई टेम्परेचर ही होगा। जब यहाँ लो टेम्परेचर होगा यहाँ मोर ऑक्सीजन होगी, मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस O2 फॉर ब्रीदिंग अवेलेबल। यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है फॉर ब्रीदिंग। दैट्स वाई aquatic species are more comfortable in deep sea water rather than surface, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम है तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी हमें सांस लेने के लिए, और ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी तो सिंपल सी बात है वहां पे वो कंफर्टेबली रह पाएंगे। इसीलिए डीप सी में कंफर्टेबली रह पाते हैं aquatic species। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, आप वेपर से जानते ही हैं, जब किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक मोशंस होती है। तो काइनेटिक मोशंस जब होती है तो उनके बीच में इंटरैक्शन बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है और पार्टिकल्स जो है वो एस्केप कर जाते हैं अपनी लिक्विड सरफेस पे। इन लिक्विड सरफेस को से मूव करना, वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट इज वेपर्स। और वेपर्स कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो आपने बहुत साल पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे हिस्ट्री में एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं जेम्स वॉट, मुझे याद नहीं हो किस कंट्री से थे, लेकिन जेम्स वॉट ने वेपर के प्रेशर से ही, यानी स्टीम के प्रेशर से ही जो है सबसे पहले स्टीम रेलवे इंजन बनाए थे। तो वेपर का प्रेशर वहाँ से स्टडी होना शुरू हुआ कि वेपर का प्रेशर क्या है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जो प्रेशर वेपर्स जो एक्सर्ट करेंगे, लेकिन वो स्टडी कहाँ पर करते हैं। मैंने पहले बताया कि जितने भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, जितने भी स्टडी कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिटेन करके कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटली स्टोर करके कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होगा। क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं लेकर आएंगे तो किसी भी चीज को स्टडी करना बेकार है, क्योंकि उससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पे जो भी प्रेशर वेपर्स क्रिएट करेंगे, ये एक एग्जांपल लिया हुआ है कि लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर आपने इसे स्टीम देना चालू गर्म करना चालू किया, आपने इसको हीट किया तो यहाँ से लिक्विड सरफेस ऊपर की तरफ जाएगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इसको उठा भी सकती है ढक्कन को अगर हाई प्रेशर होगा। जैसे कुकर की सीटी बजती है, कुकर में सीटी में क्या होता है, कुकर की सीटी में सीटी बजती है। सीटी कैसे बजती है आप जानते हैं कि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, प्रेशर को रिलीज करने के लिए सीटी उठ जाती है और सारी की सारी स्टीम को बाहर निकाल देती है। तो सिमिलरली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, एंड दिस एट फिक्स टेम्परेचर। जब तक इक्विलिब्रियम होता है तब तक वो उसे रिटेन करता है। जैसे इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है तो प्रेशर वेपर्स जो है आगे निकल जाएगी, उसको ब्लास्ट कर देगी। तो इसीलिए हमेशा कहाँ स्टडी करते हैं, हमेशा वेपर प्रेशर जब स्टडी करते हैं वो लिक्विड के साथ उसने इक्विलिब्रियम बनाया है वेपर्स ने, उसी पॉइंट को हम इसको स्टडी करेंगे एट ए फिक्स टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो वेपर प्रेशर का सीधा लिंक होगा इस टेम्परेचर के साथ कि वेपर प्रेशर कम है या वेपर प्रेशर ज़्यादा है। फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किस चीज़ से अफेक्ट होता है, क्या चीज़ें हैं जो वेपर प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकती हैं किसी भी लिक्विड का। नंबर 1 है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड कैसा होना चाहिए, आपका जो लिक्विड होना चाहिए इसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स कैसा होना चाहिए। ये सब बातें इस बात पे डिपेंड करेंगी कि भैया कि वेपर प्रेशर कैसा होगा। अगर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है यानी उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बहुत कम था, अगर वेपर प्रेशर कम है तो इसका मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा था। सिंपली अगर हम अल्कोहल देखें, अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बहुत कम होता है, वो इजीली इवोपरेट हो जाते हैं, उसको वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, हम कह सकते हैं ब्रस्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। लेकिन अगर वाटर देखें, वाटर के वेपर प्रेशर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, उसका वेपर प्रेशर उस अल्कोहल के कंपेयर में थोड़ा कम होगा। तो टेम्परेचर तो सीधी सीधी बात है, हम जैसी
टेम्परेचर को रेज करेंगे, किसी भी लिक्विड को हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में मोशन स्टार्ट हो जाएगी, काइनेटिक मोशन स्टार्ट हो जाएगी। जब काइनेटिक मोशन स्टार्ट हो जाएगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, मोशन स्टार्ट हो जाएगी, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे तो सिंपल सी बात होगी, हीट पैदा होगी, अंदर बाहर से भी हीट मिल रही है, अंदर से भी हीट मिल रही है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो वेपोराइज हो जाएंगे, अपनी सरफेस को छोड़ के जाने लगेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। नेचर पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर पर कैसे डिपेंड करेगा कि उसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स कैसा है, ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा इंटरेक्शन फोर्स है तो वेपर प्रेशर कम होगा, और कम इंटरेक्शन फोर्स है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक मोशन बढ़ जाएगी, उनमें कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने से बाहर से साथ साथ अंदर भी हीट जनरेट होगी, जिससे पार्टिकल लिक्विड सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। जो पार्टिकल होंगे वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के जाओगे, निकल जाएंगे। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वेपर प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। नाउ वेपर प्रेशर हम स्टडी करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर स्टडी करना है। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में हमारे पास क्या आता है, लिक्विड इन लिक्विड, यानी अगर लिक्विड को लिक्विड में मिलाया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, या सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो वेपर प्रेशर क्या होगा। इन बातों को हम अगले टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारा है लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। Now our first part is vapor pressure of liquid in liquid solution, and that explained by Francois-Martin-Rotz. Francois-Martin-Rotz ने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। दोनों ही कंपोनेंट अगर दोनों कैसे हो, लिक्विड हो, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, दोनों के दोनों लिक्विड हो, तब उनके बीच में कैसे हम वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। यानी एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, यहाँ पे लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, ये लिक्विड ए और बी है, और इनके बीच में हमें वेपर प्रेशर को स्टडी करना है। तो वेपर प्रेशर तो तभी स्टडी करेंगे ना जब ये जो है ये इनको हम हीट करें या बिना हीट करें भी ये इवोपरेट हो जाए, और इनके बीच में क्या हो, इक्विलिब्रियम आ जाए। क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हम दोनों कंपोनेंट के बीच में स्टडी करेंगे कि वेपर प्रेशर कितना है। क्योंकि कभी भी हम, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी चीज़ स्टडी करते हैं वो इक्विलिब्रियम पे ही स्टडी करते हैं। तो when two liquid component liquid components mixed to each other, then on heating evaporation takes place, and the vapor pressure of the mixture at equilibrium is equal to लिक्विड कंपोनेंट। यानी वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो लिक्विड के कंपोनेंट्स के बराबर होगा। वहीं पर स्टडी करना है, वहीं पे करना है। ऑन हीट इवोपरेशन टेक्स प्लेस, देन वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द लिक्विड कंपोनेंट, इज इक्वल टू द liquid component at equilibrium at fixed temperature, तो इसके बारे में राउट्स ने बिल्कुल सीधी बात कही। क्या कहा उसने, अकॉर्डिंग टू राउट्स ने सीधी बात कही कि देखो पूरा प्रेशर का नहीं हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रेशर फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। तो पार्शियल छोटा प्रेशर हम लेते हैं, पार्शियल पूरे प्रेशर का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, और जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट
सॉलिबिलिटी क्या नाम वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसका भी हम छोटा सा फ्रैक्शन लेते हैं और उसे पूरे प्रेशर के कंपेयर में हम उसे फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर इसमें ए और बी दो लिक्विड हैं तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल मतलब पूरा प्रेशर नहीं, जो पार्शियल प्रेशर है, और बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है। पार्शियल मतलब पूरा नहीं है, छोटा सा हिस्सा है। जो इसका ए का पार्शियल प्रेशर है, इसके इस ए के कारण कितना पार्शियल प्रेशर आया, वो उसके कितने कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व थे, पूरा ए इन्वॉल्व थोड़ी था, वो इस ए के कंपेयर में, यानी ए के मान लीजिए 10 पार्टिकल्स इन्वॉल्व थे, ए के कितने थे 10 पार्टिकल इन्वॉल्व थे, तो 10 पार्टिकल का तो प्रेशर लोगे, 20 इन्वॉल्व थे तो 20 का लोगे, एक लोगे तो एक का लोगे, सारे का तो कैसे काउंट आउट करोगे, कैसे कर लोगे, तो मिक्सचर बन गया, तो लिक्विड मिक्सचर है। इसी तरह बी में कैसे काउंट करोगे, तो इसके लिए सिंपली क्या कहा गया कि वेपर प्रेशर ऑफ द partial vapor pressure of the component is equal to product of mole fraction of component and vapor pressure of component in pure state। इस प्रोडक्ट से मतलब मल्टीप्लाई इन प्योर स्टेट, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर लिक्विड ए, कोई लिक्विड ए है तो इसका पार्शियल प्रेशर पी ए है, तो किसके रिस्पेक्ट में, पूरे के रिस्पेक्ट में कितना है ये, और पूरे के फ्रैक्शन में कितना है, मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पूरे के रिस्पेक्ट में कितना है ये, और बी का कितना है, यानी पी ए एंड पी बी आर दी पार्शियल प्रेशर, और P नॉट A और P नॉट B is vapor pressure in pure state। यानी A और B आपने जब मिक्स किए तो पूरा प्रेशर तो नहीं काउंट करोगे, A का कितना प्रेशर है, B का कितना प्रेशर है, काउंट करने के लिए हमें छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा कि भाई 10% हिस्सा लिया, 5% हिस्सा लिया, उस हिस्से से ही तो टोटल फाइंड आउट करोगे टोटल प्रेशर कितना है। तो इसके बाद हमारे पास, हम नेक्स्ट चलते हैं इसी राउट्स के लोगों को आगे एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर मैं टोटल प्रेशर लेता हूं, यानी अगर मैं टोटल प्रेशर देखूं, टोटल प्रेशर तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, ये दैट इज पी टोटल, दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ पूरे लिक्विड का प्रेशर आ गया पी टोटल। अब पी नॉट ए अगर मैं इसे 1 माइनस एक्स बी लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। वी नो, आप इसको भी 1 माइनस एक्स से लिख सकते थे, जैसे मैंने 1 माइनस एक्स भी लिखा है, आप किसी को भी चेंज कर सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप किसी को भी कुछ भी लिख सकते थे। तो यहाँ से पी टोटल जो आया हमारे पास, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी और पी नॉट बी एक्स बी आ गया, क्लियर। तो यहाँ से पी टोटल आया मेरे पास पी नॉट ए माइनस, अगर मैं प्लस
लूँ यहाँ पर और एक्स बी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, या हमारे पास टोटल प्रेशर कितना आ गया, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। और अगर मैं क्या करता, इफ एक्स बी को मैं 1 माइनस एक्स ए लिखता, इफ आई राइट, अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो मेरे पास पी टोटल आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस के पी नॉट बी। आप रख के देखिए, अगर आप इसको 1 माइनस एक्स से रखेंगे तो यहां पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन मिलेगी। आप कोई सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसके बाद राउट्स ने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ भेजा, किस तरह से कि उन्होंने एक लिया यहां पर मोल फ्रैक्शन और यहां पर उसने लिया वेपर प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन में ये इसको इधर मत लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन। और अगर यहां पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 करो तो एक्स बी क्या हो जाएगा भाई, 0। जरा इक्वेशन पकड़ लीजिए यहां पर। अगर आप इस इक्वेशन को लेते हैं या आप ऊपर से कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है मेरी वाली इक्वेशन नहीं, आप ऊपर से कोई भी इक्वेशन पकड़ लीजिए। अगर एक्स ए इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो एक्स बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स ए इक्वल टू 1 है ना, और एक्स बी 0 हो जाएगा, तो पी टोटल एक्स ए कहलाएगा। पी टोटल क्या कहलाएगा, पी नॉट ए कहलाएगा। और अगर आप यहां पर सॉरी यहाँ पे एक्स बी अगर 0 ले लेंगे और एक्स ए 1 लेंगे, एक्स बी 0 और एक्स ए 1, अब तो 0 तो ठीक है, पी नॉट पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए आ गया। और यहाँ अगर एक्स बी इज इक्वल टू 1 ले लेंगे और एक्स ए इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इक्वेशन कोई जरूरी नहीं मेरी तरफ से, आप ऊपर भी कहीं लिख सकते हैं। अगर आपने एक्स ए को 1 लिया और ये 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए आएगा। और अगर आप इसको 0 लेंगे, इसको 1 लेंगे, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया कि अगर एक्स इज इक्वल टू 1 है तो एक्स बी इज इक्वल टू 0 होगा। और जहां पर भी आप इसको टर्म मान ले अपने, मान ले यहाँ पर पी टोटल था, मान ले पी टोटल यहाँ पर था, तो ये पी टोटल एक्चुअली क्या कराएगा, पी नॉट ए कराएगा। बड़ा दे देता हूँ, तो जहां पी टोटल था वो पी टोटल जो है वो क्या कराएगा, पी नॉट ए कराएगा। सिमिलरली अगर आपने एक्स बी इज इक्वल टू 1 लिया और एक्स ए इज इक्वल टू 0 लिया तो पी टोटल पी नॉट बी कहलाएगा। ठीक है ना, इसी तरह कंसेप्ट है, इसमें कोई प्रश्न नहीं होगा। अब यहाँ पर जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसमें एक लाइन छोटी होगी, एक लाइन बड़ी होगी, ये लाइन बड़ी होगी, ये लाइन बड़ी होगी, ये लाइन छोटी होगी, ये लाइन छोटी होगी, ये लाइन छोटी होगी। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी इक्वेशन लेना चाह रहे हैं, ये वाली इक्वेशन लेना चाह रहे हैं या ये वाली इक्वेशन लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर डिपेंड है। अगर आप ये वाली इक्वेशन लेना चाह रहे हैं तो पी नॉट बी बड़ा होगा, पी नॉट ए छोटा होगा। ठीक है ना, अगर आप ये वाली इक्वेशन लेना, अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं, यानी मैं इसे मान लेता हूँ इक्वेशन 1, और इसी तरह मैं यहाँ आता हूँ फॉर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2, दोनों को बनाता हूँ, फॉर इक्वेशन 1 और फॉर इक्वेशन 2 दोनों को बनाता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को देखता हूँ तो पी नॉट बी पी नॉट ए से बड़ा है, तो इसका मतलब मुझे इसे थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा ग्राफ बनाऊंगा, है ना। और जब मैं इस इक्वेशन को लेता हूं तो पी नॉट ए मुझे बड़ा लेना पड़ेगा और पी नॉट बी मुझे छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप किसी को भी जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि आंसर सॉल्यूशन तो इक्वेशन बदलने से सॉल्यूशन थोड़ी बदलेगा, इक्वेशन बदलने से सॉल्यूशन तो बदलेगा नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बदल रही है।
यहाँ पे पी नॉट ए, वहाँ पी नॉट बी आ जाएगा, यहाँ पी नॉट बी है, वहाँ पी नॉट ए आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको ग्राफ खींचूं तो ये मुझे यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा। ये तो ये जो लाइन है, ये जो यहाँ से यहाँ जा रही है पी नॉट बी वाली, दैट इज पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी था। और ये जो लाइन है ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए है। और ये जो लाइन है दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। और अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पे फिर वही बात, ये लाइन जो है ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए है। और ये जो लाइन है ये यहां से मिलेगी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी है। और ये जो लाइन है ये पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि टोटल प्रेशर हमने कैसे निकाला, पी टोटल पी ए प्लस पी बी कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन में आप, हमें पता है एक्स ए और एक्स बी वन होता है, सम वन होता है, एक्स वन माइनस एक्स बी हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा। अब कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खींचनी है, ग्राफ खींचना है तो एक चीज जीरो एज पर दी राउट्स लॉ पता लगाने के लिए कि भाई एक का अगर एक की कोई कंपोनेंट मिला हुआ ही नहीं है, अगर एक का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, उसका मोल फ्रैक्शन बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना, तो दूसरे के कारण जो मोल फ्रैक्शन है तो उसके कारण जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, ठीक है ना, उसके कारण जो प्रेशर होगा यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल पी टोटल जो आया वो पी नॉट ए इक्वल आया हाई प्रेशर के, यहाँ पे पी टोटल जो आया वो पी नॉट बी के इक्वल आया। और फिर हमने इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया कि इस लेवल में ऐसा होगा कि इसका जो प्रेशर है वो इस लाइन से डिनोटेड है, इसका प्रेशर इस लाइन से डिनोटेड है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और इसका जो प्रेशर है वो इस लाइन से डिनोटेड है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इनटू एक्स बी। इसी चैप्टर के अंदर, इसी राउट्स लॉ के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि डेविएशन क्या होता है। मींस ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड मिक्सचर जो है आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाए, यानी कुछ लिक्विड कंपोनेंट्स मिक्स हो जाए, बहुत मतलब रेयर का मतलब ये है कि ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो पूरी तरह मिक्स नहीं होते हैं। और अगर मिक्स हो जाते हैं तो उनके बाद उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स पहले जितना रहता है या पहले से कम हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर हमारे पास देखने को मिल रहा है कि अगर आपने ए को बी से मिलाया और ए को बी से मिलाने के बाद हमने तो कुछ पॉजिटिव सोचा था कि भाई ए को और बी को मिलाएंगे तो उस जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो पावर है, उसकी इंटरेक्शन है, फोर्स है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। या हमने सोचा था भैया ए और बी को मिलाएंगे तो इंटरेक्शन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया, कम हो गया, कुछ ना कुछ नई चीज़ों को मिला। तो यहाँ से जब हम दो लिक्विड को मिलाते हैं तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है डेविएशन। क्या मिलता है देखने को? डेविएशन मिलता है देखने को। तो इस डेविएशन को स्टडी कर रहे हैं हम। हमारा जो नया टॉपिक है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कि राउट्स लॉ फॉर डेविएशन। इन्होंने डेविएशन के बारे में क्या बताया। फॉर डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, फिर वहां से नई चीज निकल के आई आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो डेविएशन का कोई मतलब ही नहीं था, वो ऐसा होता ही नहीं है, आइडियल कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन अंडर सर्टेन कंडीशन हो सकता है लेकिन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होता। सर्टेन कंडीशन अगर लगाएं तो हो जाएगा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जरूर होता है। तो डेविएशन किसमें होगा? वो नॉन आइडियल होगा। तो अगला टॉपिक हमारा आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन ये स्टडी करना है। थैंक यू।